Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, एजुकेटर मेंटर एंड कैरियर कोच। दोस्तों, हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, कितने प्रकार से बनाते हैं और उसकी कुछ बेसिक बातें थ्योरी की हम लोगों ने कैश फ्लो की सीखी थी। जो दूसरा वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें आपको मैंने अकाउंट्स बनाना सिखाया, क्योंकि कैश फ्लो के अंदर एडजस्टमेंट्स होती हैं और एडजस्टमेंट में अकाउंट्स मेंटेनेंस का काम होता है। तो दूसरे वीडियो में हमने अकाउंट्स मेंटेनेंस पे बातचीत की है। अब ये तीसरा वीडियो जो है वो हम लोग इलस्ट्रेशंस लेकर बातचीत कर रहे हैं कि इलस्ट्रेशंस में किस किस तरीके के इलस्ट्रेशंस हमें देखने को मिलेंगे और हम उसे कैसे डील करें। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट की। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स आर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कौन सा ट्रांजेक्शन किस एक्टिविटी में जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की। देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कमीशन रिसीव्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम, जनरली ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ सेल, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब आता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, रीपेमेंट ऑफ लोन एडवांसेस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब जितनी भी उधार और फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाती हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में वो चीज़ें आती हैं जो सीधे सीधे कैश को जनरेट करती हैं, जैसे सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अगर मार्केट की सिक्योरिटी को आप बेच दोगे तो आपका पैसा बैंक में आ जाएगा और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके सामने एक ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बैलेंस शीट केबीसी लिमिटेड। देखिए, आपके पास सरप्लस दिया हुआ है और डिविडेंड पेबल दिया है। सरप्लस 8 लाख और 5 लाख, मतलब 5 लाख 2020 में था और 8 लाख 2021 में, मतलब 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका जो है वो इंक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। तो हम लोग इसी को बेस मानते हैं। बेस हमने माना इस प्रॉफिट को, जिसे हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट करते हैं। इस प्रॉफिट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हमने ऐड किया, जैसे डिविडेंड पेबल। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। डिविडेंड पेबल हमने 3 लाख का ओपनिंग डिविडेंड पेबल ऐड कर दिया। देखिए, ओपनिंग वाला डिविडेंड दिखाएंगे, क्योंकि देखिए डिविडेंड पेबल प्रपोज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 21। तो 20 में जो प्रपोज्ड किया है, 21 में वही डिविडेंड पेड होगा, इसलिए इस 20 वाले डिविडेंड को ही दिखाएंगे। लेकिन जो 21 में प्रपोज हुआ है वो 22 में जाएगा, इसलिए उससे मतलब हमें नहीं है, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो ये क्योंकि नॉन कैश एक प्रकार से है, तो डिविडेंड पेबल नॉन कैश है, इसलिए इसको जोड़ देंगे तो हमें निकल कर आ जाएगा। हमें निकालना क्या था, प्रिपेयर नोट टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 6000 रुपये आ गया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको इसमें भी निकालना है कैलकुलेट। क्या निकालना है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आपके पास ओपनिंग सरप्लस, क्लोजिंग सरप्लस दिया हुआ है। ओपनिंग वाला लॉस में दिया है, क्लोजिंग वाला प्रॉफिट में दिया है। तो अब देखिए क्या करना है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं, क्लोजिंग माइनस और माइनस, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, टोटल 7,40,000 आ जाएगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, अब डिविडेंड पेड या प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, उसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमारा, हमने आपको बताया था कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की तरह इसको ट्रीट करते हैं, तभी हम निकाल पाते हैं। रिवर्स ऑर्डर में हम चलते हैं, जिससे पैसा कम होगा उसको हम ऐड कर देंगे, जिससे पैसा लेस होगा उसको हम
ऐड कर देंगे और जिससे पैसा बढ़ेगा उसको हम लेस कर देंगे। तो डिविडेंड पेड से पैसा हमारा कम होगा इसलिए इसको ऐड कर देंगे। ट्रांसफ़र टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से पैसा हमारा कम होगा इसलिए इसको ऐड कर देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स से पैसा कम होगा, इसको ऐड कर देंगे। तीनों ऐड करके हमारे पास टोटल 5,90,000 रुपये की पेमेंट हुई है रिजर्व में और वर्कमैन कंपनसेशन में और टैक्स में और डिविडेंड में। इसको हमने ऐड किया तो हमारा निकल कर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं और हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंस, लेस करते हैं नॉन कैश इनकम, ठीक है। फिर प्लस या माइनस करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और उसके बाद टैक्स पेड को माइनस करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस को माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाती है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्लोजिंग और ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे और बिल्कुल सेम ऑर्डर में हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन आप नोट कर लिया करिए जिससे कि आपको आराम से क्वेश्चन पॉज कर दिया है मैंने, पॉज करके आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमें निकालना है। तो हमें नेट प्रॉफिट दिया है 2 साल का, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें ट्रांसफ़र और पेमेंट और इंटरिम डिविडेंड पेमेंट ये सब हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जो भी पैसा आएगा वो हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या निकालना है अब की बार, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देखिए ये निकालने के लिए आपको पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट पता होना चाहिए, पूरा एक्टिविटीज़ का पूरा फॉर्मेट पता होना चाहिए, तभी आप ये निकाल पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया हुआ है, इसको बेस ले लेंगे, नॉन कैश एक्सपेंस को जोड़ देंगे, नॉन कैश इनकम को घटा देंगे, बस आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने ले लिया, नॉन कैश एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम लोग ऐड करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग, गुडविल, अमोर्टाइजेशन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये सभी हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, इनको हमने ऐड कर दिया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको हमने लेस कर दिया क्योंकि हमारा यहाँ का पार्ट नहीं है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने लेस कर दिया। तो ये लेस हो गया। बचा कितना, जितना बचा वो कहलाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपको निकालना है डिटेल, क्लोजिंग ओपनिंग सबका दिया है, बहुत आसान है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 3 लाख रुपए ले लिया, 3 लाख और 2 लाख क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो बचा कितना, 1 लाख। अब 1 लाख रुपए ये बचा, इसमें नॉन कैश एक्सपेंस को जोड़ देंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन और गुडविल को जोड़ दिया। उसके बाद जो भी आया उसमें से हमने लेस कर दिया, अगर लेस करने वाला आइटम दिया नहीं नॉन कैशिंग का, तो फिर ये हमारा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसी में हम लोग ऐड करते हैं या लेस करते हैं एसेट्स या लायबिलिटीज़ को, इंक्रीज या डिक्रीज। तो देखिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ और डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हम लोग ऐड कर देंगे। अगर करंट एसेट्स कम होगा तो ऐड कर देंगे क्योंकि पैसा आएगा, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में भी पैसा आएगा तो हम लोग इसको ऐड करेंगे। लेकिन इंक्रीज इन करंट एसेट्स को लेस करना है क्योंकि हमारे पास से कुछ जाएगा तो एसेट्स आएगी, पैसा जाएगा, कैश जाएगा तो एसेट्स आएगी, इसलिए इंक्रीज इन करंट एसेट्स हम लोग लेस करते हैं और बस हमारा निकल कर आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आई थिंक यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
आइए हम लोग एक कंप्लीट क्वेश्चन देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स एंड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम 2,50,000। तो बिफोर टैक्स तो दिया है, लेकिन आफ्टर ये सब दिया है। तो हम देखेंगे कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं जो आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है। तो अगर आफ्टर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है तो हमें बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम चाहिए प्रॉफिट, तो उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे। सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है, देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट दिया है, चलो ये तो ठीक है। अमोर्टाइजेशन दिया है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। ठीक है, मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम होते हैं वो हम लोग ऐड और लेस करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे एसेट दी है, इधर प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट, यहाँ ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड की डिटेल दी है, लायबिलिटी की दी है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे डेटर होते हैं, ट्रेड पेएबल हमारे क्रेडिटर होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट्स होता है। तो ये डिटेल दी हुई है। देखिए देखते ही कैसे पहचानेंगे आप, पहले इसको भी समझ लीजिए। मतलब साल के शुरू में हमारे पास 2,20,000 के डेटर थे, साल के अंत में हमारे पास 2,30,000 के डेटर हो गए। मतलब कि साल के बीच में 10,000 रुपये के डेटर हमारे बढ़ गए। अब 10,000 के डेटर कब बढ़ेंगे, जब हम 10,000 रुपये की क्रेडिट सेल करेंगे, उधार सेल करेंगे, उधार सेल किया तो हमारे डेटर बढ़ गए। उसी तरीके साल के शुरू में हमारे क्रेडिटर थे 1.5 लाख के, अंत में हो गए 1 लाख के। 1.5 लाख के क्रेडिटर थे 1 लाख के हो गए, तो इसका मतलब 50,000 के क्रेडिटर की आपने क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है, और इससे आपका पैसा क्या हुआ है, कम हो गया है, डिक्रीज इन क्रेडिटर। प्रीपेड एक्सपेंसेस साल के शुरू में 60,000 रुपये के प्रीपेड थे, साल के अंत में 40,000 के, मतलब 20,000 रुपये के जो एक्सपेंस हैं उनका क्या हुआ बताइए। 20,000 के जो एक्सपेंस हैं प्रीपेड के वो यूज हो गए। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं। तो 20,000 रुपये के यूज हो गए, कैश हमारा यूटिलाइज हो गया। अब समझिए, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया 2.5 लाख, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व ऐड कर दिया 70,000, हमारा निकल कर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद नॉन कैश एक्सपेंस को हम लोग ऐड करते हैं। नॉन कैश एक्सपेंस हमारे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ये दोनों हमारी ऐड हो जाएगी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश इनकम को लेस करते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स लेस करते हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ का पार्ट नहीं है, तो इसको लेस कर दिया, ऑपरेटिंग का पार्ट है नहीं। लेस करने के बाद जो भी हमारे पास बचता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल होता है। उसमें हमने इंक्रीज और डिक्रीज करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़ को जोड़ा घटाया। जैसे कि ट्रेड पेबल 50,000 रुपये से कम हो रहे थे, तो इससे हमारा पैसा गया, इसलिए हमने इसको लेस कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल 10,000 रुपये से बढ़ रहे थे, इससे क्या हुआ कि हमारा पैसा इससे भी गया, क्योंकि स्टॉक मान लीजिए हमने सेल किया तो स्टॉक हमारा चला गया, वो पैसा तो आया नहीं, तो हमारा जो स्टॉक है, जो कैश के फॉर्म में स्टॉक था वो कम हो गया, इसलिए पैसा तो उसने कम कर दिया, तो इसलिए इसको भी लेस करेंगे। ठीक है, फिर डिक्रीज इन एसेट्स को ऐड करते हैं, जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, तो 20,000 रुपये के प्रीपेड एक्सपेंस को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, क्योंकि ये हमें इस बार पेमेंट करनी नहीं है, तो इस बार हमारे 20,000 रुपये बचा रहेगा, क्योंकि पहले ही हमने पेमेंट कर दी है। तो ये जो 20,000 के प्रीपेड हैं ये हम इसीलिए ऐड करते हैं, और इसके बाद जो पैसा कैश दिखता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, कैश फ्लो के अंदर दो बातें होती हैं, कभी कभी हम लोग लिखते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कि यूज्ड इन तब लगते हैं जब निगेटिव बात होती है। जब निगेटिव बात हो तो यूज्ड इन लिखेंगे, जब पॉजिटिव बात हो तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखा जाता है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो होप करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी सभी को। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आपके माइंड में फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग में फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लेना है, इसमें नॉन कैश एक्सपेंस को जोड़ देना है,
नॉन कैश एक्सपेंस को जोड़ देना है, नॉन कैश इनकम को घटा देना है, जो कैश में नहीं हो रही है उनको घटा देना है, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ देना है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को घटा देना है। जो आएगा वो होगा वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। उसमें आपको ऐड करना है इंक्रीज डिक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इंक्रीज डिक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और इसके बाद आपको टैक्स पेड घटा देना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को जोड़ देना है, और इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब फॉर्मेट में हमको जब सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए सरप्लस। क्लोजिंग ओपनिंग दिया है तो बस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, हमारे पास बैलेंसिंग आ जाएगा। क्वेश्चन को पहले पूरा प्रॉपर पढ़ना है कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं और कौन सी चीज़ हम कहाँ दिखा सकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन अच्छे से पहले पूरा पढ़िएगा और फिर यहाँ देखिएगा कि कैसे क्या दिखाना है। देखिए, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब इसका वर्किंग नोट यहाँ बना हुआ है, देखिए, कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए ऐसे 70,000 और 60,000 कितना होता है 130। 130 के साथ ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। 130 के साथ आप यहाँ पे ये देखो जनरल रिजर्व दिया है क्या, हाँ जी, 50,000 रुपये का जनरल रिजर्व आपका बढ़ गया है। तो 130 में 50 जोड़ देंगे कि नहीं, 70,000 प्लस 60,000 और प्लस 50,000, क्योंकि जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है 50,000 रुपये बढ़ गया है, तो ये कितना हो गया 180, इस तरीके से। ठीक, अब आपका निकल कर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसमें आप नॉन कैश एक्सपेंस को जोड़ देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जनरल गुडविल अमोर्टाइजेशन, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये सब हमारा ऐड हो जाएगा। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारा लेस हो जाएगा। इसके बाद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इसमें हम इंक्रीज डिक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो कैसे चेक करते, दोनों का बैलेंस देखेंगे ट्रेड पेबल का, तो पता चल जाएगा इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। जैसे देखिए ऊपर क्वेश्चन में आइए, ट्रेड पेबल, ग्यारह लाख 75,000 और 75,000, पहले 75 था फिर 11,75 हो गया, तो 11 लाख रुपए का ट्रेड पेबल बढ़ गया, यानी क्रेडिटर आपके बढ़ गए। और अगर क्रेडिटर आपके बढ़ गए तो आपके पास क्या हुआ, कैश बढ़ गया, और कैश बढ़ गया तो इसलिए ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोग एसेट्स इंक्रीज में इंक्रीज इन एसेट्स को लेस करते हैं, जिसमें इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है, ये बढ़े हुए हैं तो इसको लेस कर देते हैं, और इसी के साथ हमारा निकल कर आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, वेरी गुड। देखिए एक क्वेश्चन और, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको बनाना है, क्लोजिंग ओपनिंग दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट से लेके चलेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालेंगे, 35,000 में 30 गया तो 5,000 बचा, फिर जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है तो 5,000 रुपये का आपका जनरल रिजर्व क्या है बढ़ गया, तो 5,000 ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना 10,000, बस निकल कर आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 10,000। फिर इसमें डेप्रिसिएशन गुडविल को ऐड करेंगे, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी को लेस करेंगे, और उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकल कर आएगा। इसमें इंक्रीज डिक्रीज एसेट लायबिलिटीज़ को लेस करेंगे, ऐड करेंगे, और फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ को लेस करेंगे, आपका निकल कर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में ईमानदारी से लगाने हैं, तभी आप इनको समझ पाएंगे। खुद से कॉपी में लिखिएगा, लिख कर लगाइएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें मशीनरी अकाउंट भी बनाना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि इससे कोई मतलब नहीं है अभी। अब देखिए आगे, ये देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरी डिटेल ध्यान से देखनी होगी, और आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है, तो ऑपरेटिंग वाली चीज़ें ही हम आप यहाँ पे दिखाएंगे। आइए देखते हैं।
सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड कर देंगे। आपका निकल कर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नॉन कैश खर्चों को जोड़ देंगे, नॉन कैश इनकम को घटा देंगे, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज डिक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ऐड लेस करेंगे और उसके साथ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा और इसके बाद टैक्स पेड को लेस करेंगे, तो निकल कर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इस तरीके से ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इनको आपको काम करना है इन पर। इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट कैसे क्या क्या दिखाते हैं मैं शॉर्टकट में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले निकालते हैं, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ निकालते हैं, फिर नेट इंक्रीज डिक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को जोड़ते घटाते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जोड़ देते हैं, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को घटा देते हैं, तो आपका आंसर निकल कर आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। मतलब कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटीज़ टोटल कैश फ्लो निकल कर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का काम यहाँ पर हो जाता है। इसके जस्ट बाद अब आपको बताने जा रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसे बनाते हैं। ऑपरेटिंग तो आपको समझ में आ गई होगी, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या दिखाते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैरी डील विद एसेट साइड एक्सक्लूडिंग करेंट एसेट्स। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करेंट एसेट्स को छोड़कर सब कुछ आता है। फिक्स्ड एसेट्स में पैसा लगाया, खरीदा, फिक्स्ड एसेट्स को बेचा, फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, फिक्स्ड एसेट्स बेचा, इन्वेस्टमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट बेचा, ये सभी आपके आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। और इन्वेस्टमेंट इनकम को भी लेते हैं, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव, ये हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम है। हमने पैसा कहीं जमा किया है, हमें वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है या हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया था पैसा और इसलिए इन्वेस्ट के बेस पर हमें पैसा वापस मिल रहा है इंटरेस्ट और डिविडेंड के फॉर्म में, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। अगर पैसा आया तो जोड़ेंगे, पैसा गया तो घटाएंगे। आइए अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी सीख लेते हैं। पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको बैलेंस शीट दी है, फिक्स्ड एसेट दिया है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है। हमने कहा था जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होगा 3 अकाउंट बनाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और तीसरा बनेगा, बताइए जल्दी से, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में कॉस्ट ऑफ मशीनरी दिखाई जाती है। एसेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन फंड दिखाते हैं और उससे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। और एसेट डिस्पोजल अकाउंट में सेल ऑफ एसेट्स की डिटेल दिखाई जाती है। तो आइए अकाउंट बनाना पड़ता है इसमें। अब अकाउंट्स की डिटेल हमने आपको सिखाई है कैसे बनती है, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देखिएगा, वैसे अकाउंट बनाएंगे हम लोग। और इसके बाद ये देखिए फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट हमने बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने के बाद एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाया। तो ये हमें बता देगा कितने की एसेट्स आई, कितने की गई, कितना डेप्रिसिएशन लगा, ये हमें तीनों बातें बता देंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट एसेट्स की तरह ही बनता है। हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लिया और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे जब, तो कैसे बनाएंगे, कितने की एसेट्स हमने खरीदी, परचेज ऑफ एसेट्स 170, देखो पैसा गया 170, सेल ऑफ एसेट्स 90,000, पैसा आया। तो देखिए एसेट्स अकाउंट में बता रहा है, एसेट्स अकाउंट ही हमें बताएगा कि पैसा कितना गया और कितना आया। ये देखिए 1,70,000 रुपये की आपने एसेट्स खरीदी है, ये बैलेंसिंग फिगर है। और 70,000 रुपये की एसेट्स आपने बेची है। तो देखिए परचेज ऑफ एसेट्स 170, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 90,000, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 90,000। यहाँ देखिए एसेट डिस्पोजल अकाउंट में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 90,000, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसा गया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसा आया, डिविडेंड रिसीव पैसा आया, बना लेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। अब बात करेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
बहुत सरल है। ये लायबिलिटी साइड से डील करता है एक्सक्लूडिंग करंट लायबिलिटीज़, मतलब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में करंट लायबिलिटीज़ का कोई भी आइटम नहीं आता है, और प्लस फाइनेंस एक्सपेंस और ले लेते हैं हम लोग। तो लायबिलिटी साइड के सारी चीज़ें आएंगी, कैपिटल को छोड़ दीजिए और करंट लायबिलिटीज़ को छोड़ दीजिए, तो लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म एडवांसेस हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट हैं। जैसे कि इशू ऑफ शेयर में पैसा आता है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर पैसा गया, लोन लिया, लोन दिया, डिविडेंड पेड किया, इंटरेस्ट पेड किया, क्योंकि किसी ने हमको फाइनेंस किया है तो हम उसको उसके बदले में ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे, डिविडेंड पेड करेंगे, तो ये सभी हमारे लेस होंगे। और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि किसी ने हमको फाइनेंस किया है और हम उसे ब्याज दे रहे हैं, तो इसीलिए डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। जबकि डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर यहीं होता तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया था, हमें रिसीव हो रहा है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किसी ने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, हमें फाइनेंस किया है, हम उसको दे रहे हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। यहाँ केवल लोन की बात होती है और डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड की बात होती है। ठीक है, इस तरीके से निकल कर आ गया हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। बस ये तीनों एक्टिविटीज़ आ गई। इसके बाद इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको बैलेंस शीट दी होगी 10 और 11 की, 2-2 साल के बैलेंसेस दिए होंगे, तो घटा कर और जोड़ के समझ जाएंगे कि कितने की शेयर कैपिटल खरीदी इशू की है, कितने की बेची है। जैसे आइए एक एक्सप्लेन करते हैं हम, देखिए ध्यान से। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है ना दोस्तों, तो ये देखिए 3 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में से अब ये देखो कि क्लोजिंग ओपनिंग क्या है। 2010 में 3 लाख की आपके पास शेयर कैपिटल थी, 2011 में 5 लाख की शेयर कैपिटल है, मतलब 2 लाख की शेयर कैपिटल क्या हुई, इशू हुई, तभी तो पैसा आया 2 लाख। ठीक, इंक्रीज हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000 रुपये का साल के शुरू में कुछ नहीं था, साल के अंत में 20,000 का, मतलब प्रीमियम पर शेयर इशू हुआ है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल साल के शुरू में कितना था, 2 लाख का, साल के अंत में 1 लाख का, मतलब 1 लाख की प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट हो गई है, ऐसे समझा जाता है। लोन हमारा 70,000 रुपये का साल के शुरू में था, अभी कुछ पता नहीं, यानी कि पेमेंट हो गई है। प्रपोज डिविडेंड 80,000 का था, 1,20,000 हो गया, मतलब कि बढ़ गया। अनपेड डिविडेंड 15,000। फिर प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑफ 5%, इंटरिम डिविडेंड पेड 60,000 रुपये। फाइंड आउट बैलेंस अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो अकाउंट शेयर अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनाएंगे, फिर शेयर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जितनी भी एडजस्टमेंट होती है उनके अकाउंट बनते हैं। प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाएंगे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट बनाएंगे और इंटरिम डिविडेंड अकाउंट बनाएंगे। बनाने के बाद जो उनका बैलेंसिंग फिगर होगा उसको कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। इशू ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट से मिलेगा आपको इशू ऑफ शेयर कैपिटल 220। प्रेफरेंस शेयर अकाउंट से मिलेगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1,05,000। प्रोविजन डिविडेंड पेड 65,000 रुपये, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड 65,000, इंटरिम डिविडेंड पेड 60,000। ये इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड के अकाउंट से मिलेगा। लोन पेड 70,000 रुपये। इस तरीके से माइनस में 80,000 रुपये का बैलेंस आ जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी समझ में अच्छे से आई होगी, अकाउंट बनाना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। एक बार आप फॉर्मेट देख लीजिए। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट निकालना होता है, नेट प्रॉफिट हमने निकाल लिया। उसके बाद नेट प्रॉफिट में से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सभी ऐड कर देते हैं। ठीक है, लेस क्या करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस, जैसे प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट ऑन सेल को लेस क्यों करते हैं, क्योंकि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम नहीं है, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम नहीं है लेकिन हमको प्रॉफिट हो गया है, तो ऑपरेटिंग का कैश नहीं बढ़ा है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये इन्वेस्टिंग का कैश बढ़ा है, क्योंकि हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया था फिक्स्ड एसेट्स का और हमने उस एसेट्स को बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का काम है, इसीलिए ऑपरेटिंग में इसको घटा देते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग में इसे ऐड कर दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ गई, इसलिए ऑपरेटिंग में प्रॉफिट ऑन सेल को घटाया जा रहा है। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन,
ये भी घटा देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सभी हम यहाँ पे लेस करेंगे क्योंकि ये हमारा ऑपरेटिंग से पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल कर आ गया। अब डिक्रीज इन करेंट एसेट्स को ऐड करते हैं, इंक्रीज इन करेंट एसेट्स को लेस करते हैं, क्योंकि सोचिए स्टॉक है, स्टॉक हमारा करेंट एसेट्स है। अगर स्टॉक हमारे बिजनेस में बढ़ेगा तो बताइए पैसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पेमेंट होगी तभी तो बढ़ेगा, इसलिए इंक्रीज इन करेंट एसेट्स को लेस करते हैं। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स को ऐड क्यों करते हैं, समझो। अगर हमारे पास कोई स्टॉक है वो कम होगा, इसका मतलब है कि उसको सेल हुई है, और सेल हुई है तो पैसा आया है, और अगर पैसा आया है तो पैसा बढ़ेगा, इसलिए डिक्रीज इन करेंट एसेट्स को ऐड करते हैं। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज लेस करते हैं, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स को इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज़ को ऐड करते हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मेंटेन करते हैं। और फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड पेड, तो टैक्स को पे करेंगे, तो टैक्स पेड के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकल कर आ जाता है। दिस इज आंसर। डायरेक्ट मेथड दोस्तों हमारे कोर्स में नहीं है, पहली बात, फिर भी फॉर्मेटिंग समझ लीजिए। देखिए डायरेक्ट मेथड केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लगता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड ही लगता है, डायरेक्ट नहीं लगता है। डायरेक्ट मेथड में जो हम डायरेक्टली कैश रिसीव कर रहे हैं केवल वही बातें आती हैं, नॉन कैश से कोई मतलब नहीं होता, केवल कैश वाली चीज़ों से मतलब होता है। तो कैश सेल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू, इस तरीके से कैश की पूरी डिटेल आती है डायरेक्ट मेथड में, और इसी तरीके से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। बाकी के इलस्ट्रेशंस आप खुद से करना, कोई बात ना समझ में आए तो आप हमसे पूछना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मैं कोशिश करूँगा एनसीईआरटी का कुछ इलस्ट्रेशन का सलूशन एक्सप्लेन करके अपने वीडियो पे डाल दूँ, जिससे कि कैश फ्लो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू किसी एक और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।